हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT4 जो कि हुआ था 17 दिसंबर को। इसके अंदर जो कवर्ड अपने पास टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री के जो अपने पास टॉपिक्स हैं वो आ रहे हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड विद्युत रसायन, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में, क्या क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, CaCO3 सॉलिड अपने को दिया है, वो डिसोसिएट हो रहा है CaO सॉलिड एंड CO2 गैस, एंड इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है Kp, उसकी वैल्यू है 1.8 atm। तो यहाँ पर पूछा है एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस इज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन के लिए अगर हम Kp की वैल्यू रखेंगे तो व्हाट विल बी द Kp, that will be equal to partial pressure of CO2 गैस। नाउ ये जो अपने पास पार्शियल प्रेशर आएगा वो कब आएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो हमारे पास सीधा सीधा जो Kp की वैल्यू गिवन है वो 1.8 atm गिवन है, एंड वही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा। तो हमारा आंसर विल बी व्हाट, हमारा आंसर विल बी 1.8 atm, दैट विल बी द आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन में हमने को देखा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज A gives to B, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास K1 है। 2C gives D, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। यहाँ पे पूछा है इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। अब जरा बताइए, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर दे दे 1 और इसको इक्वेशन नंबर दे दे 2, राइट, एंड देन यहाँ पर आपसे बोला जाए कि आपको यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए जरा, क्या करा जाए दोनों इक्वेशन को। तो अगर हम देखेंगे तो 2b हमें मिला रिएक्टेंट साइड में, जबकि इक्वेशन में गिवन है प्रोडक्ट साइड में। d हमें मिला रिएक्टेंट साइड में, जबकि गिवन है किसमें, प्रोडक्ट साइड में। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा अपना, तो सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/K1 इंटू 1/K2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी 1/K1 इंटू 1/K2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर फिजिकल चेंज चल रहा हो, केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो। तो O2 गैस एक्वस में डिसॉल्व हो रही है तो ये तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है। H2O सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। SO3 डिसोसिएट हो रहा है SO2 O2 में, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसका मतलब यही केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54। यूनिट ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3। तो आपको पता होगा जो Kp की यूनिट आती है वो हमारे पास क्या आती है, ATM रेज टू द पावर डेल्टा Ng। तो ATM रेज टू द पावर डेल्टा Ng, अगर हम यहाँ पे निकालें डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन, वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास -2। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगी यूनिट, ATM रेज टू द पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा है एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन, विषमांगी साम्य का उदाहरण कौन सा होगा। जहां पर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की स्टेट सेम ना हो वो आपके पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। तो जरा अपन चेक करें कि कौन सी ऐसी रिएक्शन हमें दिख रही है जहां पर स्टेट सबकी सेम नहीं है। तो जरा हम देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में हमें दिख रहा है निकल सॉलिड स्टेट में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में, NiCO4 गैसियस स्टेट में। तो इसका मतलब यहाँ पर सारे सेम स्टेट में नहीं है, तो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है, 100 ml of 0.02 m NaOH solution is mixed with the 400 ml of 0.01 m HCl solution, then the pH of the resultant solution, right? 100 ml 0.02 m NaOH विलयन को 400 ml 0.01 m HCl से मिलाया गया तो प्राप्त परिणामी विलयन का pH का मान होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है NaOH और HCl दोनों का n फैक्टर 1 होता है, तो जो मोलारिटी होगी वही नॉर्मेलिटी होगी, ठीक। तो हमने ये बोला था कि यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये वैल्यू एसिड के लिए भी निकाल लीजिए, बेस के लिए भी निकाल लीजिए। सपोज अगर आप NaOH के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आएगी, 0.02 इंटू 100, ये आई कितनी 2, एंड यही हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं HCl के लिए तो वो कितनी आएगी, तो वो आपके पास आ जाएगी 0.01 इंटू 400, दैट इज 4। तो कौन सा ज्यादा हुआ, HCl, तो इसको मानेंगे N1V1, बताया था। जो ज्यादा होता है उसे ही हम मानते हैं N1V1, जो कम होता है उसे मानते हैं N2V2, राइट। तो आपके पास जब एसिड और बेस की मिक्सिंग होती है तो क्या अपने पास फॉर्मूला चलता है, N1V1 माइनस N2V2 बराबर Nmix Vmix। अब Nmix क्या देगा, अगर एसिड आपने N1V1 माना होता है तो Nmix देता है H+, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा। Vmix क्या होगा, दोनों वॉल्यूम का सम, दैट इज 100 + 400 500। तो यहाँ पर अगर अपन निकालेंगे तो 4 - 2 डिवाइडेड बाय 500, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया Nmix, और ये Nmix क्या बताता है, H+, क्योंकि एसिड आपके पास ज्यादा अमाउंट में, ठीक। अब आपके पास H+ जो है वो कितना है, 2/500, ठीक। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻3, एंड अगर ये वैल्यू आती है तो pH आप क्या लिखोगे, pH बराबर, डायरेक्टली इसको अपन ने सॉल्व करना जाता है कि भाई जो अपने पास 10⁻⁻ में आता है उसे आगे कर दो और बाकी को लॉग के अंदर मेंशन कर दो। लॉग कितना आ जाएगा 4, और log 4 की वैल्यू होती है कितनी 0.6, तो अपने पास pH कितनी आएगी 2.4, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बिल्कुल सही है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, बिल्कुल। दूसरा, इफ डेल्टा जी नोट इज लेस देन 0 देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा जी नोट अगर नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी नोट और अपने पास जो रिलेशन आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, दैट इज -RT ln K इक्विलिब्रियम, तो ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंटी लॉग लेंगे तो 10⁻⁻ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो दैट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 1, ठीक। अगला स्टेटमेंट, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो ये गलत हो गया। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट है, पहला और दूसरा। यहाँ से हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अगर अपन इसके अंदर बात करेंगे तो हमें क्या बता रखा है, ए गैस कन्वर्ट होती है बी गैस प्लस सी गैस में, डेल्टा इज दर का -x किलो कैलोरी,
तो माइनस एक्स किलो कैलोरी, इसका मतलब बता रखा है हमें रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड देन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा। तो हमें पता है अगर रिएक्टेंट बढ़ गया तो फॉरवर्ड में जाता है, राइट, या फिर प्रोडक्ट कम हो गया तो भी फॉरवर्ड में जाता है। तो यहाँ पर हम देखें रिमूवल ऑफ ए को अगर हमने कम करा तो कहाँ आ जाएगा, बैकवर्ड में, तो ये तो गलत हो गया। एडिशन ऑफ बी मतलब प्रोडक्ट बढ़ाया तो भी कहाँ आएगा, बैकवर्ड में आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, सी, रिमूवल ऑफ सी। तो सी को हम जैसे रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो गई, कम, और अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो गई तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में, राइट। फोर्थ ऑप्शन, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमेशा कहाँ जाता है वो, कम नंबर ऑफ मॉल की तरफ, मतलब डेल्टा एन जी यहाँ पर नेगेटिव है तो इसलिए बैकवर्ड में चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, तो हमने ये बहुत अच्छे से क्लियर बोला था, पढ़ा था क्लास के अंदर कि जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की केवल और केवल एक चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc, तो Kp Kc के बराबर हो उसके लिए डेल्टा एनजी क्या होना चाहिए, जीरो। आपको सबको डेल्टा एनजी निकालना आता है, जरा चेक करिए किसके लिए डेल्टा एनजी अपने पास जीरो होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर आपके पास डेल्टा एनजी क्या है, जीरो, सम ऑफ द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, for the reaction A solid gives 2B gas plus C at equilibrium, partial pressure of the gas C is P, then the value of the Kp will be। तो जरा हम देखें इस क्वेश्चन को, रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, क्या दे रखा है आपको, A सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2B गैस प्लस C गैस। यहां पे अगर अपन से बोला जाए कि टाइम t इजिकल टू 0 पर अगर आपको सॉलिड के लिए बोला जाए तो इसका तो कुछ प्रेशर होगा नहीं, और इनके कितने होंगे, 0 0। अब इक्विलिब्रियम पर आपको गिवन है, ये तो तब भी कुछ नहीं होगा, सी का पार्शियल प्रेशर दे रखा है हमें कितना, पी, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर सी का पी होगा तो बी का कितना होगा, उसका डबल, दैट इज 2p। और अगर ये अपने पास आ गया तो अब केपी की एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज़ टू द पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। जरा वैल्यू पुट करते हैं इनकी अपन, तो क्या आएगा, 2p का स्क्वायर इनटू p, तो क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू, 4p क्यूब। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन अपने सही है, सेकंड ऑप्शन, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 250 at 25 degree Celsius, then the value of the Kc at 225 degree Celsius। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करने लगेंगे, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए तो वहां पे वन ऑफ इक्वेशन लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। log K2 by K1 is equals to delta H of the reaction upon 2.33 R 1/T1 minus 1/T2। लेकिन वो ये लोग भूल जाएंगे कि वहां पर एंथैल्पी नहीं गिवन है, तो फिर वो इक्वेशन से सॉल्व होगा नहीं, फिर क्या करें। तो जरा गौर करें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने बोला था जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो अगर 25 पे 250 है तो 225 पे कितना हो जाएगा, उससे कम,
जरा देखना 250 से कम एक ही ऑप्शन है क्या? यस, तो कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सॉल्व करना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 10⁻⁸, देन द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको पता होगा कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से छोटी होती है तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करती, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंडीशन में होती है। तो वहां पर क्या होगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है वो कितना गई है? नेग्लिजिबल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस। हमने डिस्कस करा था जब हमने थियरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ी थी, तो वहाँ बताया था जो वाटर है वो एक लुईस बेस होता है। रीजन ये है कि वाटर के पास होते हैं लोन पेयर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या होता है? लोन पेयर। वो लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट। तो डोनेट कर सकता है, तो इस वजह से वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? लुईस बेस की तरह। अगर हम बाकी सबको बात करेंगे तो BF3, AlCl3, H+, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो लुईस बेस अपने पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन आता है, कौन? वाटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 65, कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4+। तो ट्रिक बताई थी इसकी, आपसे पूछा क्या गया है? कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है आपसे, कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है। तो जो गिवन है उसके अंदर से क्या करोगे भैया? एक प्रोटॉन निकाल दो, बताया था। अगर कॉन्जुगेट पूछा जाए तो गिवन माइनस क्या करेंगे? एक H+। तो बताना जरा, NH4+ में से अगर अपन ने एक हाइड्रोजन, एक H+ निकाल दिया, NH4+ माइनस H+, तो यू विल गेट NH3। करेक्ट ऑप्शन अपना सेकंड ऑप्शन NH3। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल बी एल्कलाइन। तो भैया एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर का कौन सा होगा? जिस सॉल्ट का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का हो। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला सॉल्ट जब सॉल्यूशन में जाता है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा मिलता है? बेसिक। तो कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट है। देख लीजिए, CH3COH क्या है? वीक, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, pH ऑफ 10⁻⁻2 m एक्वा सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम बात करते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो उससे हम POH निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अब अपने को यहाँ पर डायरेक्टली OH माइनस मिल रहा है 10⁻⁻2, तो POH कितना आ गया हमारे पास? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो pH क्या होता है हमारे पास? 14 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 12। कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, pH of a solution containing 0.5 mole CH3COH and 0.5 mole CH3COONA, pK आपको दे रखा है 4.76। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा कि जब वीक एसिड और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन में दिया जाए, मतलब क्या बन रहा है? बफर। कैसा बफर? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला जरा बताइए क्या होता है? pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यही फॉर्मूला हमने लिखा था, याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है? 0.5 सेम है मतलब। तो लॉग के अंदर वैल्यू क्या आएगी? 1। लॉग 1 कितना होता है? 0। तो ये हम सीधा 0 कर दें तो pH जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? pKa के बराबर।
and that is equals to what? 4.76। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, AgCl will be least soluble in water। अब देखा सॉल्युबिलिटी क्या पूछे? मिनिमम। तो जब मिनिमम सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है तो वहां पर आप देखते हैं कि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कहां पर मैक्सिमम है। तो देखें जरा, कॉमन आयन या तो Ag प्लस मिलेगा या Cl माइनस। तो पहले में वाटर है, कुछ कॉमन नहीं है, दूसरे में Cl माइनस 0.2 है, तीसरे में Ag प्लस 0.1 है, एंड चौथे में Cl माइनस 0.5। सबसे ज्यादा Cl माइनस कहाँ मिल रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या मिलेगी अपने को? सबसे कम, लीस्ट सॉल्युबल। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, if the solubility of sparingly soluble salt A3Y in water is S mole per liter, then the value of the KSP। तो आपको याद होगा KSP का अपन ने एक जनरलाइज फॉर्म लिखी थी, x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y, s रेज टू द पावर x प्लस y। ये फॉर्म लिखी थी आपने। अब सॉल्ट को कंपेयर करिए और वहां से x और y की वैल्यू रख दीजिए। x कितना दिख रहा है हमें? 3, y कितना दिख रहा है हमें? 1। जरा करना पुट वैल्यू, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 3 रेज टू द पावर 3, 1 रेज टू द पावर 1 एंड s रेज टू द पावर 3 प्लस 1। कितना आ गया? 27 s रेज टू द पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 71, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3। क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है बकायदा। NH4NO3 को आप आयंस में तोड़ दें, ठीक, NH4 प्लस NO3 माइनस। अब अमोनियम आयन के अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, रूल्स पता है, तो उससे हमें कितना मिलता है? -3। और नाइट्रेट में अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? +5। तो कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, I2 कन्वर्ट हो रहा है I माइनस IO माइनस के अंदर। ठीक, यहाँ पे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। I2 I माइनस में जा रहा है, तो अगर I माइनस में गया तो यहाँ पर इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और अगर IO माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है यहाँ पर? +1। तो क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। तो I2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो कौन सा हमें स्टेटमेंट सही दिख रहा है? थर्ड स्टेटमेंट सही दिख रहा है। I2 इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2S। बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा। H2S में जो सल्फर है वो रिएक्ट कर रहा है Cr2O7 2 माइनस। वो कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो क्रोमियम जाता है किस में? +3 में। और सल्फर जो यहाँ पर -2 में था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर एटम के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि 1 मोल H2S के लिए कितने मोल Cr2O7 रिक्वायर्ड होंगे, तो उसका अपन ने तरीका बता रखा है। क्या करना है? सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक, इसका एन फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा? +6 से +3 में जा रहा है, डिफरेंस हुआ कितना? 3 का कितना आइटम है? 2। तो ये आ गया कितना? 6। ये कितना आ जाएगा? 6। इसकी बात करें, सल्फर -2 से जा रहा है 0 में, तो यहाँ पर अपने पास कितना डिफरेंस आएगा? 2 का। कितना हो गया एन फैक्टर? 2। अब H2S गिवन है और डाइक्रोमेट पूछा है, तो अगर मोल्स पूछे गए आपसे Cr2O7
2 माइनस के। तो वो क्या होता है भाई, जिसके मोल पूछे जाते हैं उसके सामने वाला कौन है H2S, उसका एन फैक्टर अपॉन खुद का एन फैक्टर। ये 1 मोल के लिए आ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1/3 मोल, क्योंकि हमसे पर मोल के लिए पूछा गया। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ नहीं होता, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते। तो आप जानते हैं जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है HCl की, तो उस टाइम पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। H+ वही +1 में रहता है, Cl- -1 में रहता है, सोडियम +1 में, ऑक्सीजन -2 में, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, राइट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 75। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लोरीन एग्जिबिट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता होगा HClO4 यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो कितना आता है +7, तो वही अपना करेक्ट आंसर आएगा। बाकी सब में निकालेंगे, इसमें आएगा +3, इसमें आएगा +1, उसमें आएगा -1, ठीक। तो +7 आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट 76, आपको यहाँ पर SRP वैल्यूज गिवन है और मेटल्स की गिवन है, इसलिए ध्यान रखें कैटायन है यहाँ पर, ठीक। तो ए का जो अपने को SRP गिवन है, जरा देखें वो कितना है, माइनस का 0.95, बी का -2.25, ठीक, -2.25 है, और सी का SRP दे रखा है आपको प्लस का 0.76। ये SRP वैल्यूज गिवन है। अब पूछा क्या है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ ABC। रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका SRP सबसे कम होगा, मतलब बी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ए उससे कम, और सबसे ज्यादा SRP वाला सबसे वीकेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास आ रहा है, अपने पास आएगा BAC, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। E0 अपने को दे रखा है Mg का और आयरन का, मतलब दोनों की SRP वैल्यूज हमारे पास गिवन है, दिख रहा है हमें। अब क्या बोल रखा है, दीज 2 इलेक्ट्रोड्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल, देन द सेल पोटेंशियल। तो आपने इन दोनों को कपल करा है, इन दोनों को बनाया है, तो किसको एनोड बनाएंगे किसको कैथोड बनाएंगे। तो उसके लिए हमने बोला था जिसका SRP ज्यादा हो उसे कैथोड, और जिसका SRP कम हो उसे एनोड। तो मैग्नीशियम बन रहा है आपका एनोड और आयरन बन रहा है आपके पास कैथोड। तो इनोड सेल आपको जब निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यही होता है कैथोड माइनस एनोड। तो अगर हम बात करेंगे SRP कैथोड आयरन है, उसका SRP कितना है माइनस का 0.44, माइनस SRP ऑफ एनोड मैग्नीशियम कितना है उसका SRP माइनस का 2.37। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो जाएगा तो 2.37 माइनस 0.44 क्या है की वैल्यू, प्लस का 1.93 वोल्ट। ये हमारा SRP या बोल सकते हैं सॉरी E0 सेल फॉर दिस सेल, ठीक। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। Which among the following does not undergo disproportionation in the alkaline medium। तो हमने बताया था ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड फ्लोरीन वो कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन में नहीं जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर, एक ही दिख रहा है फ्लोरीन, ये अपने पास कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन Ca3PO4 होल ट्वाइस। अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास फॉस्फोरस है वो क्या बना रहा है PO4 3- फॉस्फेट, राइट। और फॉस्फेट के अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो फॉस्फोरस का कितना आता है +5। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन
विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 80 के अंदर क्या बता रखा है हमें, द मास ऑफ द कॉपर deposited at cathode on the electrolysis of the aqueous solution of CaSO4 by passing 5 ampere of current for 1930 seconds। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या करा है, हमने बोला था कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बात करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो बराबर कर दीजिए, तो I इंटू टी अपॉन 96500। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर के कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 63.5 इंटू एन फैक्टर कितना 2, करंट कितना दे रखा है हमें, करंट हमें दे रखा है 5 एम्पियर इंटू टाइम 1930 सेकेंड्स अपॉन 96500 कूलम। तो बेटा इनको वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/10, ये वैल्यू आएगी 1/10। तो वेट ऑफ कॉपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 63.5 बाय 2 इंटू 10, तो दैट कम आउट टू बी लगभग 3.2 ग्राम, अप्रोक्सीमेट इतना आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अगर 81 क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे अपने को दे रखा है फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन Ni कन्वर्ट हो रहा है Ni प्लस Cu2 प्लस गिव्स Ni2 प्लस प्लस Cu। दोनों के एसआर भी आपको गिवन है, डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है एनोड कौन है कैथोड कौन है। तो जो निकल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है एनोड, कॉपर का हो रहा है रिएक्शन, इसका मतलब वो क्या है कैथोड। तो सबसे पहले इनोड सेल निकालना पड़ेगा, तो इनोड सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड कौन है कॉपर, उसका SRP कितना 0.34। एनोड कौन है निकल, उसका SRP कितना माइनस का 0.25। जरा इसको सॉल्व करें कितना आएगा, ये हो गया अपने पास 9, ये अपने पास 5, तो 0.59। अब अपने से क्या पूछा है यहाँ पर डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस NF(E0) सेल माइनस NF(E0) सेल। तो अगर यहाँ पर हम देखें इस सेल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी दिख रही है 2 इंटू एफ की वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में f के टर्म में दे रखा है, इंटू क्या आ गया 0.59। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा माइनस का 1.18f, ये हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ विच आयन इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पूछा है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल फैक्ट बेस है, डेटा बेस क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के अंदर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मेंशन है हमें कि जो कैल्शियम है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन द गिवन आयंस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये करेक्ट आंसर अपना कैल्शियम आयन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 83 क्वेश्चन। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 m NaCl solution is 50 ohm, then the conductivity of the solution is 0.015 Siemens centimeter inverse। सेल कांस्टेंट पूछे बेटा, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा बराबर G इंटू जी स्टार। तो आपको क्या निकालना है G स्टार, दैट विल बी इक्वल टू कप्पा अपॉन G, और 1 अपॉन G कितना होता है R, तो कप्पा इंटू R।
कप्पा की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 0.015, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 50 ओम। तो अगर अपन वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है 0.75 सेंटीमीटर इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। अ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट is electrolyzed using platinum electrode, then the product at anode and cathode। तो पहली चीज किसका इलेक्ट्रोलाइज कराना है NaNO3, और वो भी किसका डाइल्यूट का। तो डाइल्यूट के अंदर अपन ने बोला था कि जब अपने को पानी मिले ज्यादा तब दोनों तरफ क्या भेज देना पानी पानी। तो एनोड पे भी जाएगा वाटर, कैथोड पे भी जाएगा वाटर। अगर कैथोड पे वाटर जाता है तो वहां मिलता है हाइड्रोजन, एनोड पे जाता है वाटर वहां मिलता है ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। एनोड पे अपने को मिलेगा O2, कैथोड पे अपने को मिलेगा H2 गैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। इन मर्करी सेल द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन। तो आपको पता होगा मर्करी के अंदर हम KOH हमने मेंशन करा था वहां पर, जब मर्करी सेल कमर्शियल सेल में हमने पढ़ा था। तो KOH एज अ इलेक्ट्रोलाइट वहां पर अपन यूज करते हैं, और KOH एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ZnO और KOH दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 86। चार आपको हाफ रिएक्शंस दे रखी है और सबके SRP वैल्यूज गिवन है। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है आपसे। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका SRP सबसे कम हो। सबसे कम SRP वाले का जो अपने पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो सबसे कम होती है। अब सबसे कम अगर हम देखें तो हमें क्रोमियम का SRP सबसे कम मिल रहा है। तो Cr3+ हमारे पास क्या होगा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 1 Farad electricity is passed through NaCl AlCl3 CuCl2 kept in a vessel using inert electrode, then the mole ratio of sodium aluminum copper। तो बेटा मोल रेशियो निकालना है तो आसान काम है। क्या करना है मोल के लिए, आप जब जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तब तब उनका जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर जो आता है वो क्या आता है भैया, जो इनके एन फैक्टर आएंगे सोडियम का जैसे एन फैक्टर 1 है, एल्यूमिनियम का 3 है, कॉपर का अपने पास 2 है, तो इनके एन फैक्टर को क्या कर दो इनवर्स कर दो 1/। ठीक, क्योंकि मोल कैसे निकालते ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहाँ आएगा अपने नीचे आएगा राइट डिनोमिनेटर में। तो उनका रेशियो निकाल लीजिए 1/1, 1/3 एंड 1/2। अगर इसका आपने निकाल लिया तो आप बताओ जरा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6:2:3, एक ही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। विच मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HCl। तो जिसका SRP नेगेटिव होता है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हमें पता है सिल्वर कॉपर प्लेटिनम इनके SRP सबके पॉजिटिव है, तो एक ही बचा मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव भी होता है, तो उसके जैसे अपन प्लेस करेंगे HCl के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 89। इन लेड स्टोरेज बैटरी द एनोड इज मेड अप ऑफ। तो लेड स्टोरेज बैटरी में हमने बताया था जो एनोड होता है वो स्पॉन्जी लेड का होता है Pb। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट 90। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 2- gives Mn2+। 1 mole of permanganate ion is reduced to Mn2+ ion by passing how much current, how much electricity। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए 1 मोल के लिए पूछा है तो वहां पे क्या करोगे आप, वहां पर केवल और केवल एन फैक्टर निकाल लीजिए, उसको नंबर ऑफ फैराडे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द आंसर। तो आपको पता होगा MnO4 में जो मैग्नीज होता है वो +7 में होता है, किसमें क्या +2 में।
अब +7 से +2 में जाएगा तो कितने का डिफरेंस आया 5 का, तो एन फैक्टर आ गया इसका कितना 5। तो आपके पास जो चार्ज आएगा दैट इज करंट, वो किसके बराबर हो जाएगा 5 फैराड है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। फॉर हाइपोथेटिकल सेल रिएक्शन A2 प्लस B सॉलिड गिव्स A सॉलिड प्लस B2 प्लस, इनोट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.118 वोल्ट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो हमने एक्सप्रेशन सीधा सीधा बताई थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की, क्या था 10⁻n E नॉट सेल अपॉन 0.059, ये हमने एक्सप्रेशन बताई थी। तो अगर हम यहाँ पर n की बात करेंगे तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई 2, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.118 और अपने को नीचे क्या मिलेगा 0.059। बड़ा इसको सॉल्व करिए, डायरेक्ट वैल्यू कट हो रही है, 2 आएगा इसका और इसको आगे 2 और दे रखा है, तो 10⁻⁴ कितना हो रहा है 4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी तो हमेशा इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो पहला तो हो गया क्या गलत। सेकंड, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की बात कर रहा है, कप्पा ऑन डाइल्यूशन क्या होता है डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, और डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कप्पा क्या होगा डिक्रीज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया सही। फिर थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 देन द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो बिल्कुल सही बात है। कंसंट्रेशन 0 इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपने पास क्या आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट 93, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ NH4Cl NaCl NaOH। अब हमें पता है बढ़िया बात कि सबके n फैक्टर कितने हैं 1 है, तो जो इनके मोलर कंडक्टेंस होंगे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होंगे। तो जो ऑपरेशन हम लगाते थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए वो यहाँ पे सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। हमसे NH4OH का मोलर कंडक्टेंस पूछा है, तो NH4OH का मोलर कंडक्टेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे उसके लिए आप जो जो आयन हमें रिक्वायर्ड है इसके अंदर NH4OH में जहां वो आ रहे होंगे उनको ऐड कर देंगे, बाकी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो NH4 प्लस वो किस में आ रहा है NH4Cl में आ रहा है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रही है अपने को x। Cl माइनस सॉरी OH माइनस वो कहाँ आ रहा है NaOH में, उसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है Z, तो उसे ऐड कर दिया। बचा कौन NaCl, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है y, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट विल बी द आंसर। तो x प्लस जेड माइनस वाई, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, तो ये अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 94 नंबर, if limiting molar conductivity lambda naught m for a weak electrolyte AB is 400 ohm 400 Siemens centimeter square per mole and at given concentration molar conductivity अपने को दे रखी है 50 Siemens centimeter square per mole। तो क्या पूछा आपसे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी, ये बताया था अपन ने राइट। तो वैल्यू आपको क्या करना है पुट करना है 50 अपॉन 400। ठीक, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू निकल के 12.5%। तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
जब सबकी कंसंट्रेशन आपको सेम दी जाए तो वहां पर हम कंपेयर करते हैं किसको, स्ट्रॉन्ग को। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसमें सबसे ज़्यादा आयंस होंगे और उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। तो बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, 0.1 MnACl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। नेक्स्ट 96, if the molar conductance of AlCl3 is lambda naught at infinite dilution, then the equivalent conductance at infinite dilution will be। तो भैया equivalent conductance infinite dilution पे क्या होता है, molar conductance at infinite dilution divided by n factor, divided by n factor, ठीक। तो n factor अपने पास AlCl3 का कितना होता है, 3। तो हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 97, तो इसमें क्या दे रखा है, ई सेल फॉर द गिवन सेल इज नियरली Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस में, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag के अंदर। तो एनोड कौन हो गया अपने पास, मैग्नीशियम। कैथोड कौन हो गया अपने पास, सिल्वर। तो यहाँ पर अगर आप नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पर एक्सचेंज होंगे, 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही बोलते हैं हम, ठीक। अब सवाल ये है कि प्रोडक्ट किसको लें, रिएक्टेंट किसको लें। तो आप सबसे पहले एनोड हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड हाफ रिएक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नीशियम सॉलिड कन्वर्ट होगा Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड हाफ रिएक्शन क्या आएगी, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा Ag सॉलिड में। अब जब सेल रिएक्शन हमें लिखना होती है तो दोनों हाफ इक्वेशन को हमें कंबाइन करना होता है, और कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पहले इक्वल। तो इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये आपके पास आ गया 2, ये 2, ये 2। अब आप अगर कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Mg सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस gives Mg2 प्लस प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड और सिल्वर रिएक्टेंट साइड, तो नेक्स्ट इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपने को ई नोट वैल्यू दे रखी है इस रिएक्शन के लिए 3.2 माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 log of Mg2 प्लस अपॉन Ag प्लस रेज टू द पावर 2। ये अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको क्या गिवन है, दैट इज 3.2 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग मैग्नीशियम की अपने पास कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻⁴, और सिल्वर की दे रखी है कितनी 0.1, और उसका स्क्वायर, तो 10⁻⁻² हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा 10⁻, क्या बचेगा -2। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3.2 माइनस 0.059 अपॉन 2, माइनस का 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, लॉग क्या बचेगा 10, लॉग 10 कितना होता है 1, लॉग 10 कितना होता है 1। तो अब जरा इस वैल्यू को हम सॉल्व करें तो बताइए कितना आएगा, 3.2 प्लस 0.059। अब इसको आप ऐड करिए तो क्या आ जाएगा 3.2
259, तो नियरली क्या आ जाएगा 3.26, राइट। तो अगर हम चेक करेंगे तो कौन सा अपना ऑप्शन बैठा, तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। आपको पता होगा कि जो पोटेशियम है उस पर केवल +1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता अगर वो कंबाइन स्टेट में। तो ये जो अपने पास ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा O2-1। अब O2-1 क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड पे जो चार्ज आता है एक ऑक्सीजन पे वो कितना आता है -1/2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, if the solubility of PbOH whole twice is S mole per liter then it's KSP। बेटा PbOH whole twice आपके पास है, आपको पता है कि यहाँ पर जो X है वो कितना है 1 और जो Y है वो कितना है 2, और हमारे पास KSP की जनरल एक्सप्रेशन हमने लिखी थी X रेज टू द पावर X, Y रेज टू द पावर Y और S रेज टू द पावर X + Y। जनरल एक्सप्रेशन ही पूछिए अपने से, तो यहाँ पे X की वैल्यू पुट कर दीजिए, Y की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा। X कितना हो जाएगा आपके पास 1, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 1 1, और यहाँ पे 2, 2 की पावर कितनी 2, और S की पावर कितनी 1 + 2, कितना आ गया 4S³। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, इन द रिएक्शन I- MnO4- + H2O gives I2 + MnO2। इस रिएक्शन के अंदर आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ I- and MnO4-। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, आप सबसे पहले n फैक्टर निकाल लें जिन जिन के पूछे हैं। अगर वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, सीधा सीधा n फैक्टर निकाल लें। तो I- किस में जा रहा है 0 में, तो n फैक्टर इसके लिए कितना आ गया 1। मैग्नीज +7 में था गया +4 में, इसके लिए n फैक्टर कितना आ रहा है +7 से +4, कितना डिफरेंस आया 3। तो जो n फैक्टर आया उसका इनवर्स का रेशो, राइट, दैट इज 3:1। ये आपके पास इनका कोएफिशिएंट का रेशो आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, थर्ड ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बेटा ये अपने पास सारा FT के क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ, राइट। आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, जो जो अपने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं उन सबको करेक्ट करिए प्रॉपरली, एंड उनको एक बार फिर से बिना देखे सॉल्व करिएगा, राइट। कुछ डाउट हो जाए तो डेफिनेटली पूछेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।